ओम। अंधविश्वास तीसरा भाग। दरगाह। किस्सा अभी बाकी है। इस किस्से को शुरू करने से पहले हम एक काल्पनिक नाम देते हैं। रानी, जो एक हिंदू लड़की थी, अजमेर के प्रसिद्ध सोफिया सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक अदने से गैस सिलेंडर की महत्वाकांक्षा मन में पालकर वह जिस दरगाह की ओर बढ़ चली है, अगर उसमें किसी ने माचिस की एक तीली डाल दी तो उसके जैसी न जाने कितनी रानी झुलस जाएंगी। रानी, वो लड़की जिसकी ख्वाहिश एक गैस सिलेंडर कनेक्शन पाने की थी। 90 के दशक में घरेलू सिलेंडर का कनेक्शन हासिल करना एक बड़ा मुकाम हासिल करने सरीखा था। ये वह समय था जब गैस नंबर पाने के लिए लोग मंत्री सांसद की सिफारिश लेकर आते थे। रसूख की आस में 12वीं में पढ़ने वाली इस किशोरी ने अपने एक दोस्त के जरिए अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े बड़े परिवार से संबंधित फारूक चिश्ती और नसीम चिश्ती से मुलाकात की। जरूरी कागजातों का आदान प्रदान हुआ और रानी को लगा कि मंजिल करीब है। गैस कनेक्शन उसके पहुंच की नजीर पेश करेगा, लेकिन वो शायद नहीं जानती थी कि यह एक नजीर ही उसे चौराहे पर खड़ा कर देगी। वह उस सिलेंडर में माचिस की तीली साबित होगी जिसमें सोफिया और सावित्री स्कूल की सैकड़ों मासूम बच्चियां झुलस जाएंगी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रानी को नफीस और फारूक ने अपने मारुति वैन में लिफ्ट दी। कहा, एक बड़े नेता से मिलाना है और गैस कनेक्शन पर फार्म की फोटो भी लेनी है। रानी ने विश्वास कर लिया। नफीस और फारूक उसे एक फार्म हाउस ले गए, जहां उसका रेप किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। रानी की कुछ न्यूड तस्वीरें ली। उसे डराया गया कि यदि उसने मुंह खोला तो उसकी फोटो अखबार में छप जाएगी। अब यहां से नया खेल शुरू हुआ। रानी से कहा गया अपनी दूसरी सहेली को भी फार्म हाउस पर बुलाए। डरी सहमी रानी चिश्ती के कहने पर अपनी सहेलियां लाती रही और बदनीयती का यह खेल चलता रहा। बलात्कार की तस्वीरें भी लेते थे, क्योंकि शर्म और ब्लैकमेल इन पीड़िताओं की चुप्पी बरकरार रखने की सबसे विश्वसनीय गारंटी थी। दरअसल डर्टी पिक्चर नाम की एक किताब है जिसे लिखा है अनुराधा मारवाह ने। अनुराधा ने अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह के खादिमों का काला चिट्ठा अपनी इस किताब में लिखा है। किताब की थीम है अजमेर रेप केस की स्टोरी। 1990 से लेकर 1992 के बीच डर्टी पिक्चर का खेल चलता रहा। मासूम लड़कियों की इज्जत से दरगाह के खादिम चिश्ती खेलते रहे। जिम्मेदारों को भनक थी कि ऐसा गंदा खेल अजमेर में खेला जा रहा है। जानते थे कि आरोपी रसूखदार राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त जोड़ी फारूक, अनवर और नफीस चिश्ती और उनके दोस्तों का गैंग है। फिर भी अजमेर की बेटियों की बेबसी पर सब चुप थे। स्कूल की लड़कियों को महीनों तक धमकियों और ब्लैकमेल के जाल में फंसाना और उनका गैंग रेप करना इनका शगल बन गया था। चढ़ावे में चढ़े हिंदुओं के पैसे से हिंदू बच्चियों का शिकार चल रहा था। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, इन लोगों का परिवार अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह के खादिमों यानी केयर टेकर्स से जुड़ा था। बताया जाता है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करके सोफिया संघ सावित्री स्कूल की करीब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ ब्लैकमेल व घृणित बलात्कार हुआ। लड़कियां सब नाबालिग 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली मासूम किशोरियां। आश्चर्य की बात यह कि रेप की गई लड़कियों में IAS, IPS की बेटियां भी थी।
मतलब ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास गरीब लाचार घरों से नहीं थी, बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली बच्चियां थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था कि कोई एक बच्ची अपनी बात किसी तक पहुंचा देती। कैमरों में रील डलती, न्यूड फोटो लिए जाते। जब ये रील धुलने स्टूडियो में जाती तो स्टूडियो में भी चिश्ती के दोस्त और मुस्लिम समुदाय वाले का ही था। स्टूडियो वाले भी एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लेते और वो भी उन मासूम लड़कियों का शोषण करते और अपने दोस्तों से भी कराने लगे। मतलब 2 से बढ़कर 3 और आखिर में कुल 18 ब्लैकमेलर्स हो गए और रेप करने वाले इनसे कई गुना ज्यादा। इन लोगों में लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव से फोटोज डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी था। ये ब्लैकमेलर्स स्वयं तो रेप करते ही थे, साथ ही अपने नजदीकी अन्य लोगों को भी ओबलाइज करते, क्योंकि सभी लड़कियां हिंदू थी। जिसका मन हुआ उसी ने स्कूल से एक लड़की बुला ली और अपने दोस्तों की हवस मिटा ली। अब तो हद हो गई। लड़कियां डर और भय के माहौल में जीने लगी। इस जिंदगी से उनका दम घुटने लगा। दिन पर दिन बलात्कारी बढ़ते जा रहे थे। आखिर में तंग आकर एक के बाद एक लड़की ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। एक ही स्कूल की जब कई लड़कियों ने आत्महत्या की तो मामला शक के दायरे में आने लगा। बताया जाता है ये मामला शायद सैकड़ों से हजारों तक पहुंच जाता अगर एक पत्रकार ने आवाज बुलंद न की होती, उसने एक सिरे को पकड़ा न होता तो न जाने ये आग कहां तक पहुंच जाती। पत्रकार का नाम संतोष गुप्ता था। ये दैनिक नवज्योति अखबार में काम करते थे। संतोष ने ही एक शख्स के सहारे इस हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल को पब्लिक डोमेन में डाला था। दरअसल पुरुषोत्तम नामक एक रील डेवलपर ने देवेंद्र जैन नाम के शख्स को असली माल कहकर बलात्कारियों संग प्रताड़ित लड़कियों की फोटो भेंट की। जैन ने तस्वीरें अखबार तक पहुंचा दी। फिर क्या था, 21 अप्रैल 1992 को गुप्ता ने अजमेर सेक्स कांड पर पहली रिपोर्ट लिखी, लेकिन खबर का कुछ खास असर नहीं दिखा। इसके कुछ दिन बाद 15 मई 1992 को दूसरी रिपोर्ट छपी। इस बार बलात्कार की शिकार लड़कियों की वो तस्वीरें थी जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार कर दे। इसमें पीड़ित लड़कियों की बगैर कपड़ों की तस्वीरें थी, जिसमें उनके चेहरे को हल्का धुंधला किया गया था। इस तस्वीर में बिलखती एक लड़की थी जिसके बगल में बैठे 2 वहशी दरिंदे कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। खबर से अजमेर के लोग सकते में आ गए। लोगों ने उस स्कूली लड़की के दर्द को महसूस किया। देखते ही देखते शहर सड़क पर आ गया और विरोध प्रदर्शन के चलते 18 मई 1992 को अजमेर बंद रखा गया। बताया जाता है उस वक्त अजमेर में 350 से भी अधिक पत्र पत्रिका थी और इस सेक्स स्कैंडल के पीड़ितों का साथ देने के बजाय स्थानिक स्तर के कई मीडिया कर्मी उल्टा उनके परिवारों को ब्लैकमेल किया करते थे। आरोपितों को छोड़िए, इस पूरे मामले में समाज का कोई भी ऐसा प्रोफेशन शायद ही रहा हो जिसने एक मत से इन पीड़िताओं के लिए आवाज उठाई हो। आखिरकार अकेले अखबार दैनिक नवज्योति की ये खबर रंग लाई। नतीजा सितंबर 1992 में 250 पृष्ठों की पहली चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें 128 प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के नाम और 63 सबूत थे। जिला सत्र अदालत ने 28 सितंबर को सुनवाई शुरू की। पुलिस ने फोटो और वीडियोस के जरिए 30 लड़कियों की शक्लें पहचानी। इनसे जाकर बात की गई, केस फाइल करने को कहा गया, लेकिन सोसाइटी में बदनामी के नाम से बहुत परिवारों ने मना कर दिया।
खैर 12 लड़कियां ही केस फाइल करने को तैयार हुई, लेकिन दरगाह की ताकत इतनी थी कि बाद में धमकियां मिलने से इनमें से भी 10 लड़कियां पीछे हट गई। बाकी बची 2 लड़कियों ने ही इस केस को आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों को पहचाना, तब 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। इनमें फारूक चिश्ती, मोइनुल्लाह उर्फ खुतन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, महेश लुधानी, सैयद अनवर चिश्ती, शमशु भिश्ती उर्फ मेराडोना और जहूर चिश्ती शामिल थे। लेकिन केस की परतें खुलती गई और अदालतों में सुनवाई का कभी न खत्म होने वाले सिलसिला का भी आगाज हो गया। कानूनी प्रक्रिया जितनी जटिल थी उतनी ही तकलीफ देह उन पीड़ित लड़कियों के लिए जिन्हें तारीख दर तारीख गवाही के लिए आना पड़ता। सितंबर से शुरू हुआ मामला दिसंबर तक पहुंच गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी का ढांचा गिरा दिया। देश भर में बहस छिड़ गई, सांप्रदायिकता छाने लगी, तो इस मामले को छिपाया जाने लगा। 1994 में ही नसीम उर्फ टार्जन भी गिरफ्तार हो गया। बाद में नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन गिरफ्तार हुए। 8 संदिग्धों को 1998 में जिला सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन साल 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनमें से 4 को रिहा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में बाकी आरोपियों की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया। यानी राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने पागलपन के सर्टिफिकेट के आधार पर फारूक चिश्ती को बरी कर दिया। अब जो 10 साल की सजा थी उसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन संतोष हेगड़े और जस्टिस बीपी सिंह की बेंच को लगा कि इतने बलात्कारों के लिए 10 साल की सजा तो काफी है। दरगाह के खादिम के रिश्तेदार फरार थे या बेल पर छूट गए थे। एक आरोपी सलीम नफीस चिश्ती को 19 साल बाद 2012 में पकड़ा भी गया, लेकिन बेल मिल गई। अब उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उसके बाद से इस केस के बारे में कोई खबर नहीं आई कि बलात्कारियों का क्या हुआ। सलीम कहाँ है? फारूक की दिमागी हालत ठीक हुई कि नहीं? 25-30 साल पुरानी खबरें कौन याद रखता है? मतलब अजमेर बलात्कार कांड के अपराधी चिश्तियों में से कोई भी अब जेल में नहीं है। बाकी आप जोड़ते रह सकते हैं। एक बलात्कार की सजा 7 साल, तो 100 बलात्कार की सजा कितनी होगी? क्या इस पर हिंदी फिल्म बन सकती है? क्या कोई निर्माता, निर्देशक और अन्य लोग जो वहां मन्नत मांगने जाते हैं, क्या वो ख्वाजा की मजार पर ख्वाजा से ये सवाल पूछेंगे कि जब सैकड़ों लड़कियों की अस्मत उनके ही वंशजों द्वारा लूटी जा रही थी, तब वे कहाँ थे? चढ़ावा किसका था और मन्नत किसकी पूरी हो रही थी? क्रमशः